हेलो गाइस। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम सोल्व कर रहे थे एग्रीकल्चर ओल्ड पेपर्स के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा इसी सीरीज को हम आज आगे लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिए इस सीरीज में हम जो सोल्व करने वाले हैं वो याद रखिएगा डबल ए हो या फिर आपकी एडीए एग्जाम हो या फिर आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर आपकी बहुत सारी ऐसी एग्जाम जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, मतलब जिनमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं। तो उनमें आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे गए हैं और आगे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए याद रखिएगा आपको एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना है, जिससे कि आपको ये पता ज़रूर चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और जिसमें आपसे पूछा गया है कि आधार बीज किसके द्वारा पैदा होता है। मतलब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो आधार बीज होता है ये किसकी संतति होता है, किसकी प्रोजेनी होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सभी जो बीज होते हैं इनकी प्रकार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा बीज कितने प्रकार के होते हैं। आप जो सामान्यतः पढ़ते हो ये 4 प्रकार के पढ़ते हो, लेकिन अगर हम देखते हैं रियल में तो ये होते हैं 5। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा एक प्रकार का सीड हमारे भारत में तैयार नहीं किया ऐसा है, लेकिन उसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो श्रेणी का आता है वो आता है न्यूक्लियस सीड। सेकेंड श्रेणी का आता है वो आता है ब्रीडर सीड। उसके बाद में जो आता है वो आता है फाउंडेशन सीड। उसके बाद में आता है रजिस्टर्ड सीड और लास्ट में आता है सर्टिफाइड सीड। ठीक है, मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। न्यूक्लियस मतलब नाभिकीय बीज, ब्रीडर मतलब प्रजनक बीज, फाउंडेशन मतलब आधार बीज, और यानी कि कौन सा था रजिस्टर्ड बीज मतलब पंजीकृत बीज, और सर्टिफाइड बीज मतलब प्रमाणित बीज। ठीक है, सभी आपको पता चल गया कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ये जो रजिस्टर्ड बीज होता है मतलब जो पंजीकृत बीज है ये भारत में तैयार नहीं किया सा है। इसलिए याद रखिएगा जो आप सामान्य बुक में पढ़ते हो वो मुख्यतः 4 प्रकार के पढ़ते हो, तो इसे आप याद रखें। इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम इसे हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो इसलिए हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे केवल 4 प्रकार के सीड की। कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इससे कौन सा उत्पन्न होता है? ये होता है ब्रीडर। इससे कौन सा उत्पन्न होता है? ये होता है फाउंडेशन। और फाउंडेशन से कौन सा तैयार होता है? सर्टिफाइड सीड। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा नाभिकीय बीज से किस बीज को प्राप्त किया है? प्रजनक बीज को। प्रजनक बीज से कौन सा बीज तैयार किया है? आधार बीज को। और आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया है? प्रमाणित बीज को तैयार किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आधार बीज किसके द्वारा पैदा होता है। मतलब आधार बीज है तो फाउंडेशन सीड है, ये किसके द्वारा पैदा किया सा है या फिर किस से पैदा किया सा है? तो ये किया सा याद रखिएगा ब्रीडर से पैदा किया सा है। मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? याद रखिएगा ब्रीडर बीज। ठीक है, आसानी से आपको याद हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पेरेंट्स की विशेष जुड़ाव की क्षमता उच्च होनी चाहिए, विकसित हो, ताकि प्योर लाइन, कंपोजिट, सिंथेटिक या फिर संकर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह क्या होता है। जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मादा जनक होता है, एक नर जनक होता है, इनमें क्या होता है आप ऐसे मान सकते हो घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, ताकि क्या उत्पन्न हो। जब अगर मान लीजिए इनके कोई क्रॉस किया जाता है तो कौन सा प्राप्त होता है या फिर जो प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है याद रखिएगा संकर संतति बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा संकर अच्छा पैदा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रकार के बीज उपयुक्त वातावरण में उग जाते हैं। क्या पूछा गया? याद रखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि कौन से प्रकार के बीज उपयुक्त वातावरण में उग जाते हैं। बीज का विगर, बीज विगर इंडेक्स, अंकुर जमाव टेस्ट या फिर विएबल बीज। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो विएबल सीड होता है ये जो भी इसके लिए उपयुक्त होता है, मान लीजिए इसे अगर हम अलग क्लाइमेट में ले जा रहे हैं, अलग हम जलवायु में ले जा रहे हैं तो ये आसानी से ग्रो हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से देखिए और राइट आंसर पहचानिए कि यूरिया होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, फिर सोडियम नाइट्रेट होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा जो यूरिया होता है ये क्या होता है? जल्दी से नमी को अवशोषित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके साथ साथ आपको हमने कई बार बता भी चुके हैं कि यूरिया
यूरिया क्या होता है, एक प्रकार का कार्बनिक उर्वरक होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कार्बनिक होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CONH2NH2 होता है। CONH2NH2 किसका फॉर्मूला होता है, यूरिया का होता है। और यूरिया क्या होता है, एक प्रकार का कार्बनिक उर्वरक होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है ये किस प्रकृति का होता है, तो याद रखिएगा ये होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, यूरिया अम्लीय प्रकृति का होता है, यूरिया कार्बनिक उर्वरक होता है, और यूरिया का सूत्र CONH2NH2 होता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से क्या केले का फूल कहलाता है। मतलब केले का जो फूल होता है, केले का जो फ्लावर होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आप डायरेक्ट याद रखिए, इसे बोला सा याद रखिएगा स्पेडिक्स। क्या बोला सा है, याद रखिएगा केले के फूल को ये बोला सा है स्पेडिक्स। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों, क्योंकि याद रखिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे कि एक तो याद रखिएगा केले का फूल होता है, एक होता है गेहूं का फूल। वैसे अगर आप देखते हो हिंदी में, तो हिंदी में तो आप आसानी से पता लगा लोगे कि गेहूं का जो फूल होता है इसे क्या बोला सा है, बाली बोला सा है। सॉरी, यहाँ पर पुष्करम की हम बात करेंगे, पुष्करम। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा केले का जो पुष्करम होता है, ये इसको तो क्या बोला सा है, स्पेडिक्स। केले का जो पुष्करम होता है इसे तो बोला सा है स्पेडिक्स, लेकिन जो गेहूं का जो पुष्करम होता है इसे बोला सा है स्पाइक। थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, स्पाइक है, और यहाँ पर होता है स्पेडिक्स। तो आसानी से याद रखिएगा, गेहूं का इन्फ्लोरेंस कहलाता है स्पाइक, और केले का इन्फ्लोरेंस क्या कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः आम का प्रवर्धन किस विधि के द्वारा किया जाता है। किसका पूछा गया है, आम का जो प्रोपेगेशन किया जाता है, प्रवर्धन मतलब प्रोपेगेशन। ठीक है, जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि जैसे कि ग्राफ्टिंग हुआ, लेयरिंग हुआ, बडिंग हुआ, और कटिंग के द्वारा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि जो आम का जो प्रोपेगेशन किया जाता है, जो प्रवर्धन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आम का जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन। वैसे यहाँ पर याद रखिएगा, इसका अगर हम बात करते हैं आम का प्रवर्धन, तो वीनियर ग्राफ्टिंग का तो हम करते ही हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा कभी कभी हम याद रखिएगा इनआर्चिंग मेथड का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपको राइट आंसर क्या बताना है, याद रखिएगा वीनियर ग्राफ्टिंग का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन बाई चांस अगर आपसे पूछ लेता है, जैसे कि मान लीजिए जो साउथ इंडिया होता है, मतलब दक्षिणी इंडिया होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इनआर्चिंग का भी प्रयोग कभी कभी कर लिया जाता है। ठीक है, आसानी से आपको दोनों को डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रयोग वीनियर ग्राफ्टिंग का किया जाता है, और दक्षिणी भारत में किसका प्रयोग किया जाता है, इनआर्चिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है गेहूं उगने के बाद किस खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। गेहूं उगाने के बाद ऐसा कौन सा विडिसाइड है, ऐसा कौन सा खरपतवार नाशी है जिसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 2,4-D का, पेंडामेथिलिन का, आइसोप्रोटोयूरान का, या फिर ग्लाइफोसेट का। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि गेहूं में अगर कोई खरपतवार उग जाता है, अगर कोई खरपतवार उग जाता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो गेहूं को बोने के बाद किस प्रकार के वीडिसाइड का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा ग्लाइफोसेट का हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए ग्लाइफोसेट का हम प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस देश में सबसे ज़्यादा फल पैदा होते हैं। तो ये तो आपको कल भी हमने करवाया था, आपको सभी को पता होगा। कल की हमारे दोनों क्लास, मतलब मॉर्निंग क्लास और इवनिंग क्लास, दोनों में हमने इस क्वेश्चन को क्लियर किया है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है फल और सब्जी के उत्पादन में, फल और सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान किसका होता है, फल और सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका होता है। तो ये होता है, याद रखिएगा चीन का होता है। किसका होता है, चीन का होता है। और अगर आपसे पूछता है फल और सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान होता है, तो भारत का जो स्थान होता है ये होता है सेकंड होता है। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फल और सब्जी उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, तो आपको क्या बताना है, प्रथम स्थान तो चीन का है।
लेकिन अगर आपसे पूछता है द्वितीय स्थान किसका है, तो द्वितीय स्थान याद रखिएगा किसका होता है, भारत का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि 92 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की कितनी मात्रा लगेगी। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, क्योंकि आप सभी को पता है, याद रखिएगा यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिया में कितनी प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, लगभग याद रखिएगा 46% पाया जाता है। कितना पाया जाता है यूरिया में, ये होता है 46%। और ये जो 46% होता है इसका मतलब क्या होता है कि जब हम याद रखिएगा यूरिया की 100 किलोग्राम मात्रा खेत में यूज करेंगे, दोबारा से देख लीजिए कि जब हम यूरिया की 100 किलोग्राम मात्रा खेत में देंगे तो उससे कितना किलोग्राम हमें नाइट्रोजन प्राप्त होगा, याद रखिएगा 46 किलोग्राम। अगर हम मान लीजिए इसको डबल डोज कर देते हैं, मतलब हमें 100 किलोग्राम से तो कितना प्राप्त हो रहा है, 46 किलोग्राम। लेकिन अगर हम मान लीजिए 100 की जगह 200 किलोग्राम अगर हम यूरिया दे देते हैं तो इससे क्या होगा, ये डबल मिल जाएगा, मतलब 46 प्लस 46 तो कितने होते हैं, 92। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मात्रा किसकी याद करनी है, 92 किलोग्राम की। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम 200 किलोग्राम जब हम यूरिया की मात्रा देंगे तो उससे कितना प्राप्त होगा, 92 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 200 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन यही तो पूछा गया है कि अगर आपको 92 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है खेत में तो आप कितनी मात्रा यूरिया की इस्तेमाल करोगे, तो हम यूज़ करेंगे, याद रखिएगा 200 किलोग्राम। ठीक है, आसानी से आपको पता चल गया, क्यों, क्योंकि याद रखिए 100 किलोग्राम में 46 प्राप्त होता है। अगर हम इसको डबल डोज कर देते हैं, मतलब 200 किलोग्राम अगर हम दे देते हैं खेत में यूरिया, तो इससे क्या होता है, 92 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है किस फलदार पौधे को मिलीबग सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, आम, पपीता, अमरूद या फिर केला। तो याद रखिएगा जो मिलीबग होता है ये किसका कीट होता है, ये होता है, याद रखिएगा आम का होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि मिलीबग का आप कैसे कंट्रोल करोगे, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपको मिलीबग का, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जो आम का पौधा होता है, आम का जो पौधा होता है, तो इसका जो तना होता है, याद रखिएगा इसका जो ये तना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो पॉलीथीन ले लेते हैं, हमने एक तो पॉलीथीन ले लेते हैं और इस पॉलीथीन को क्या करते हैं, इसके तने के चारों ओर हम बांध देते हैं, क्या करते हैं, हम लपेट देते हैं, चारों तरफ हम क्या करेंगे, लपेट देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस पर ग्रीस लगा देंगे, क्या करेंगे, हम इस पर ग्रीस लगा देंगे। आपने देखा होगा, याद रखिएगा ग्रीस का इस्तेमाल हम वैसे भी नॉर्मली करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर किसान हो सभी, ठीक है, तो ट्रैक्टर में ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्रीस कैसी होती है आपको पता होगा। तो इस पर क्या होता है, जैसे ये मिलीबग कीट ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मतलब पौधे पर, तो क्या होता है, इस पर ये चिपक जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर नहीं चढ़ पाता है। और इसका फिर या तो आप ऐसे मान सकते हो, इसको हटाकर जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन इसका आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रभावी नियंत्रण यही होता है, क्या करते हैं, इसके तने पर क्या करते हैं, पॉलीथीन हम लिपेट देते हैं चारों तरफ। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस पर जो पॉलीथीन हमने लगाई है इस पर हम ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कैसे करोगे, तो हम पहले पॉलीथीन लपटेंगे, उसके बाद में हम ग्रीस लगा देंगे। ओके, आसानी से याद हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सघन खेती जिसमें फलों की खेती, गम और रेजिन की खेती होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक आपको यहाँ पर सघन खेती दे रखी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फलों की खेती, गम और रेजिन की खेती होती है। ठीक है, तो इन सभी की खेती एक साथ करना क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर कहलाता है। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है, याद रखिएगा शिमला। और शिमला कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश, आप तीनों को याद रखिए, कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है किस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें सबसे ज्यादा रोल या फिर सबसे ज्यादा जो भूमिका है ये किसके द्वारा निभाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, मीथेन गैस के द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया जाता है ये दिया जाता है CO2 के द्वारा। कितना दिया जाता है, 55% दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं मीथेन, जिसका सिंबल क्या होता है, CH4, और ये होती है मीथेन गैस,
तो अगर आपसे पूछता है मीथेन गैस, तो मीथेन गैस के द्वारा याद रखिएगा 25% योगदान दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, NO2 नहीं होती बल्कि N2 होती है, ठीक है, N2 होता है ये। तो इसके द्वारा क्या होता है 3 से 4% योगदान दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा तो किसके द्वारा दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दिया जाता है। कितना दिया जाता है 55% दिया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। सबसे ज्यादा तो याद रखिएगा CO2 के द्वारा, और सबसे कम CO2 के द्वारा सबसे ज्यादा, और सबसे कम याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। कितना 3 से 4%। दोनों की याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से यार लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट हमें लाइव अटेंड कर पाए, लाइव क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कृषि यंत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा कृषि यंत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि देसी हल हुआ, मोल्ड बॉल हल हुआ, देसी बीज हल हुआ, या फिर आप मान सकते हो यांत्रिक बीज मशीन हुआ। तो अब इसे आप डायरेक्ट याद रखिए। मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कृषि यंत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा एमबी प्लाव का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, एमबी प्लाव का हमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मेड व कुंड किस कृषि उपकरण द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो मेड हल होता है, जिसका प्रयोग ही मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, मेड बनाने के लिए। तो अब इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ, मेड बनाना और कुंड बनाना इसी का तो कार्य है। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही उसके पर रखा गया है, इसका नाम ही इस कार्य पर रखा गया है, मेड हल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट से यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है डिस्क हल का डिस्क कोण कितना होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक होता है टिल्ट एंगल, एक होता है डिस्क एंगल। लेकिन यहाँ पर आपसे केवल और केवल डिस्क एंगल पूछा गया है, तब आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा जो डिस्क एंगल होता है डिस्क हल का, ये कितना होता है 42 से 45 डिग्री होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे पूछा गया है कि डिस्क हल का डिस्क एंगल कितना होता है और टिल्ट एंगल कितना होता है। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर याद रखना है 42 से 45 डिग्री, और ये किसका एंगल होता है, याद रखिएगा डिस्क एंगल होता है। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपसे पूछ लेता है टिल्ट एंगल कितना होता है, तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि टिल्ट एंगल कितना होता है, याद रखिएगा ये होता है 22 से 25 डिग्री होता है। ठीक है, याद रहेंगे टिल्ट एंगल 22 से 25 डिग्री और डिस्क एंगल 42 से 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गेहूं का भंडारण किस नमी में किया जाता है, 8% पर, 12% पर, 20% पर, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर आपसे पूछता है गेहूं का जो भंडारण है ये किस नमी पर किया जाना चाहिए या फिर सबसे कम नमी। आप ऐसे मान सकते हो कि गेहूं का जो स्टोरेज किया है, जो भंडारण किया है, ये किस नमी पर करना चाहिए। तो याद रखिएगा ये करना चाहिए 12% नमी पर। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है, याद रखिए कितनी % नमी होनी चाहिए, तो 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। गेहूं को जब हम स्टोरेज करते हैं, जब इसका हम भंडारण करते हैं, तो इसमें 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो इसे आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए कि जो ट्रैक्टर का आविष्कार है, जो ट्रैक्टर का आविष्कार किया गया था, ये सबसे पहले किया गया था, याद रखिएगा फ्रोहेलिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा फ्रोहेलिस के द्वारा किया गया था, जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा हल सबसे ज्यादा नमी को संचित करता है। क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हल है जो कि सबसे ज्यादा नमी को संचित करता है, मतलब संग्रहित करता है। ऑप्शन हम पहले देखेंगे कि एमबी प्लाव, कल्टीवेटर, चीजल हल, या फिर डिस्क हल। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो नमी संचित की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है, याद रखिएगा चीजल हल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, याद रखिएगा चीजल हल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे ज्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है। क्या पूछा गया, याद रखिएगा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा ये कौन सी होती है, ये होती है मक्का फसल होती है। भारत की सबसे ज्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी होती है, मक्का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पानी उपयोग क्षमता कौन से पौधे में सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, वाटर यूज इफिशियंसी।
क्या पूछा गया आपसे, वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, C3 प्लांट की होती है, कैम प्लांट की होती है, C4 प्लांट की होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा, याद रखिएगा, मुख्यतः जो पौधे का डिवाइडेशन किया गया है ये मुख्यतः 3 प्रकार किए गए हैं। एक होते हैं C3 प्लांट, एक होते हैं C4 प्लांट, एक होते हैं कैम प्लांट। तो इन्हीं के बारे में आपसे पूछा गया कि वाटर यूज इफिशियंसी मतलब जल उपयोग क्षमता ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा होती है ये होती है कैम प्लांट की होती है। किसकी होती है, कैम प्लांट की होती है। और इसका अच्छा खासा आप एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर सकते हो, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल क्या होता है, याद रखिएगा, एक प्रकार का कैम प्लांट होता है। अब ये कैम की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो कैम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होती है, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पौधे की कोशिका में प्रोटीन कहाँ पर बनता है। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा जनरली कि जो प्रोटीन का संश्लेषण है या फिर प्रोटीन का जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है। तो जल्दी से बताएंगे आप कि प्रोटीन का जो निर्माण है ये कहाँ पर किया जाता है, न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, प्रोटोप्लास्ट में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो याद रखिएगा जो प्रोटीन का निर्माण है ये होता है राइबोसोम में। याद रखिएगा जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये कहाँ पर कैसा, याद रखिएगा ये होता है राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रेब्स चक्र को निम्न नाम से भी जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर क्या पहचाना है कि क्रेब्स चक्र का अन्य नाम क्या होता है। क्रेब्स चक्र का अन्य नाम क्या होता है। ऑप्शंस आप पहले देख लीजिए कि TCA साइकिल, कार्बनिक साइकिल, क्रेब्स साइकिल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि क्रेब्स चक्र के नाम से किसे जाना जाता है या फिर क्रेब्स चक्र का अन्य नाम क्या है। TCA साइकिल, कार्बनिक साइकिल, क्रेब्स साइकिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि क्रेब्स चक्र का अन्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा क्रेब्स चक्र को ही TCA चक्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है इसको, सेकंड नाम TCA चक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से C3 पौधा कौन सा है। अभी हमने बात की, एक होता है C3 पौधा, एक होता है C4 पौधा, एक होता है कैम पौधा। तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो C3 प्लांट है इसके एग्जाम्पल्स आप बताइए। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखा है और इनमें से आपको ये पहचानना है कि C3 पौधा कौन सा होता है। मक्का होता है, ज्वार होता है, गेहूं होता है, फिर गन्ना होता है। C3 पौधा कौन सा होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है, गेहूं होता है, फिर गन्ना होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो C3 पौधा है यहाँ पर कौन सा दिया गया है। याद रखिएगा जो गेहूं होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का C3 पौधा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कि ज्वार हुआ, मक्का हुआ, गन्ना हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, यहाँ पर इन चारों को नोट कर लीजिए कि मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना ये सभी क्या होते हैं, याद रखिएगा C4 प्लांट होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं किस प्रकार का होता है, याद रखिएगा C4 पौधा होता है। और कैम प्लांट के बारे में तो अभी आपको बता ही दिया है कि कैम प्लांट का एग्जाम्पल आपको याद रखिएगा पाइनएप्पल लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि डार्क पीरियड किन पौधों में बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे दिन वाले पौधों में, बड़े दिन वाले पौधों में, डे न्यूट्रल वाले पौधों में या फिर इनमें से उपयुक्त सभी। डार्क पीरियड किन पौधों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। छोटे दिन वाले पौधों के लिए, बड़े दिन वाले पौधों के लिए, डे न्यूट्रल पौधों के लिए या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर याद रखिए क्या पूछा गया है, डार्क पीरियड मतलब अधिक अंधेरा। अब अधिक अंधेरा किसे पसंद होगा, याद रखिएगा जो कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। आपने पढ़ा होगा, याद रखिएगा। अब प्लांट को याद रखिएगा, यानी प्रकाश के आधार पर मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या होता है, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग, एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अंधेरा है, डार्क पीरियड मतलब अंधेरा, आप मान सकते हो कि अंधेरा है ये किसके लिए उपयोगी माना गया है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा जो लॉन्ग प्लांट है, लॉन्ग प्लांट का मतलब उसे प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर प्रकाश ज़्यादा होगा मतलब दिन अगर बड़ा होगा तो रात वैसे ही ऑटोमेटिक छोटी होगी, मतलब इसको तो पसंद नहीं है, इसे दिन ज़्यादा पसंद है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट, तो शॉर्ट का मतलब है इसको दिन की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसे रात की ज़रूरत है। तो इसके लिए डार्क पीरियड सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और जो तीसरा होता है डे न्यूट्रल प्लांट, इससे रात और दिन से कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, ये जैसा प्रोडक्शन देगा वैसे प्रोडक्शन देगा, चाहे दिन बड़ा हो या फिर रात, इसको कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ पर यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डार्क पीरियड किन पौधों के लिए आवश्यक होता है, तो वो होता है, याद रखिएगा, शॉर्ट डे प्लांट के लिए होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।